नमस्कार, मैं अमित शर्मा आईआईएमटी ग्रुप की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर आपके साथ मौजूद हैं अपने इस खास कार्यक्रम इंद्रधनुष में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज जीवन का एक नया रंग आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, और उसी क्रम में आज हम जो रंग लेकर के आपके पास आए हैं वो थोड़ा सुनहला है, क्योंकि वो फिल्मी दुनिया से वो है। आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान दिलीप देव जी। दिलीप जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत आप मेरे इस खास हम लोगों के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जुड़कर बहुत जी खुशी हुई। जी जी। और मैं दिलीप जी पर बता दूं आपको कि दिलीप जी पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से फिल्मी दुनिया में सक्रिय हैं। कई बड़ी बड़ी फिल्मों से जुड़े हुए हैं। जो सलमान खान की जो मशहूर फिल्म वांटेड आपने देखी थी, तो उस फिल्म की एडिटिंग दिलीप देव जी ने की थी। उसके बाद आशुतोष गावड़ेकर की जो फिल्म थी खेले हम जी जान से, जिसमें अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में थे, उसमें उसकी एडिटिंग भी दिलीप देव जी ने की है। और कई और बड़ी फिल्में हैं, जैसे शॉर्टकट रोमियो, जोधा अकबर, रन, बधाई हो, खुशी, इस तरह की कई फिल्मों से दिलीप देव जी जुड़े रहे हैं और काफ़ी लंबा अनुभव इनका रहा है इस क्षेत्र में। सिर्फ एडिटिंग ही नहीं करते हैं, इसके अलावा स्क्रीन प्ले के भी काफ़ी मास्टर हैं ये। कई स्क्रीन प्ले इन्होंने लिखे हैं और अपनी स्क्रीन प्ले पे कई स्क्रीन प्ले पे इनका काम भी चल रहा है। एक फिल्म भी इन्होंने डायरेक्ट की है। अब एडिटिंग के बाद डायरेक्शन की दुनिया में भी इन्होंने कदम रखा है, और उनकी पहली फिल्म जो है अनवांटेड, वो कई फिल्म समारोह में, फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई गई है। और अब ये उसे बड़े पर्दे में उसका बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बातचीत चल रही है, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपकी फिल्मों में दिखाई पड़ेगी दिलीप जी। जी जी, बिल्कुल दिखाई पड़ेगी और हम लोग बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं इसको जल्दी जी लाने जी के लिए, अनवांटेड जी की। लेकिन देखिए, हमारी जैसी आदत होती है बोलने की। सॉरी। जी। मैं आप थोड़ा बहुत बता दूं कि दिलीप जी का और भी दिलीप जी जो है वो रांची के रहने वाले हैं मूलतः। रांची से इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की है, और एक मिडिल क्लास फैमिली से शुरू होकर रांची से जो इनका सफ़र शुरू हुआ था, वो जो इनके सपने थे इनकी आंखों में, वो आखिरकार पूरे हुए। और आज फिल्मी दुनिया में बॉम्बे मुंबई में जो हमारा बॉलीवुड है, उसमें इन्होंने अपनी पहचान बनाई है, काफ़ी सफलता से अपनी पहचान बनाई है। काफ़ी 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 सारा काम इन्होंने किया है। और इनका एक जो सीरियल था एवरेस्ट, जो स्टार प्लस पे आता था, आशुतोष गावड़ेकर जी के प्रोडक्शन का, वो भी काफ़ी फेमस हुआ था। तो काफ़ी काम इन्होंने किया है। और आज हम दिलीप देव जी के साथ हैं, इनके जीवन पर चर्चा करेंगे। किस तरीके से एक छोटे से शहर का लड़का इतनी लंबी यात्रा तय करके बॉलीवुड में जाता है और अपनी पहचान बनाता है, तमाम दिक्कतों, तमाम परेशानियों, तमाम संघर्षों के बाद। वो कहानी हम आज जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जी दिलीप जी। जी, जी तो मैं कह रहा था, जैसे हमारी जी बातचीत हो रही है और इस तरह के वार्तालाप में हमेशा ये निकल कर आता है कि फिल्म बन रही है और कब बड़े पर्दे पे आएगी। तभी 1.5 साल तक तो मुझे नहीं लगती कि कोई फिल्म बड़े पर्दे पे जी आएगी इस बिल्कुल। तरह की लेकिन आपकी जो फिल्म स्थिति। लेकिन आपकी फिल्म फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जा चुकी है और काफ़ी सराहना जी भी हुई है हाँ। उसकी। जी जी, वो उसमें 2-3 फिल्म जी मैं फेस्टिवल्स में आपकी आई फिल्म है। पे जी जी मैं आपकी फिल्म पे आऊँगा। पहले उस पर हम लोग लंबी चर्चा करेंगे। जी हम लोग, लेकिन मैं चाहूँगा कि शुरुआत आप अपने शुरुआती दिनों से करें, कि किस तरीके से ये सपने एक रांची में रहते हुए किस तरीके से सपने आपकी आंखों में आए। काफ़ी बड़े सपने थे, बॉलीवुड में जाके अपने को स्टैब्लिश करना। हर आदमी ये सपना नहीं देख पाता है, लेकिन आपने वो सपने देखे और उसको पूरा भी किया। मैं जानना चाहूँगा कि वो शुरुआत आपकी कैसे हुई, और आपकी यात्रा कैसे रही, जीवन यात्रा। देखिए, यहाँ पर तो बड़ा आपने ऐसा कह दिया कि हर आदमी सपना नहीं देख पाता। मैं मुझे लगता है कि हर आदमी सपना देखता है। जी बिल्कुल। हर आदमी सपना देखता है, नहीं, लेकिन सबके दूसरों। सपने अलग अलग होते हैं, आपने जो देखा हाँ हाँ, वो बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, सबके सपने अलग अलग होते हैं और दूसरों के सपने के बारे से ज्यादा बेहतर मैं अपने सपने को जानता हूँ। जी बिल्कुल तो मैं बिल्कुल, वही उसकी मैं चर्चा समझता हूँ। करूंगा उसमें। जी और देखिए, क्या है कि मैं जिस माहौल में रहा, वहां पर एक बड़े कमाल की बात थी कि रांची से थोड़े दूर पे है रातू। और रांची जी जो है, बहुत सारे लोगों को हिस्टोरिकल तथ्य पता नहीं है रांची के बारे में। उसे छोटा नागपुर कहा जाता है हिस्ट्री में। इस एरिया को, पूरे एरिया को, जैसे पूरे झारखंड को आप देखें तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और संथाल परगना के तौर पे इसे बांटा गया है 3 जगहों पे। और ये छोटा नागपुर है, ये एक प्रिंसली स्टेट रहा है, जी छोटा नागपुर महाराजा साहब का। तो
हमारी परवरिश जो बिल्कुल पूरी तरीके से हुई है वो रातू में हुई है, जो रातू महाराजा साहब का गढ़ है वहां पर जी। और वहां पर उनके द्वारा चलाए हुए बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं। इस वक्त उनके द्वारा चलाए गए कम से कम 4-5 बड़े बड़े स्कूल्स हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसेस वगैरह जितने भी चीजें हैं सब उनकी जमीनों पे ही बनाई गई हैं। उसी में से एक सीएन राज हाई स्कूल है, छोटा नागपुर राज उच्च विद्यालय, और मेरे पिताजी वहीं पर शिक्षक रह चुके हैं। तो उस हाई स्कूल की एक बड़ी खासियत थी कि उस छोटे से सुदूर जगह पर भी बहुत बड़ा हॉल था और उस हॉल में सारे स्टूडेंट जमा होते थे और उसमें हम लोगों को थोड़ा सा प्रिविलेज हो जाता था कि हम टीचर्स के बच्चे हैं तो हम भी घुस जाते थे वहां पे, और वहां पे फिल्में दिखाई जाया करती थी। तो हर महीने एक फिल्म दिखाई जाती थी। मुझे सिर्फ 1 या 2 फिल्म का नाम, आई थिंक नाम भी मुझे याद नहीं है अच्छी तरीके से बचपन में, लेकिन उस फिल्मों को देख के बचपन से ही वो जो हुआ, जब टीवी का दौर भी नहीं था उस वक्त फिल्म देखा करते थे वहां पर। और वो ऐसा इलाका था कि एक कस्बे के जैसा था, आज भी वो कस्बे के जैसा है, और इतने सालों के बाद भी म्युनिसिपल एरिया से बाहर हो, रांची के इतने करीब रहने के बावजूद। तो आपकी आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल। हाँ हाँ। तो वहां पर ये मजा आया कि फिल्म से जुड़ने का मौका बहुत आरंभिक दौर में ही लग गया, और हमारे बहुत सारे सीनियर्स थे जो जिन्हें हम कहे कि हमारे यहाँ जो भी सीनियर्स हुआ करते हम उन्हें भैया कहा करते उस वक्त। तो उन भाइयों में से एक ग्रुप था जो रातू नव युवक संघ था। तो वहां पर बहुत सारे ड्रामा, म्यूजिक, बहुत सारे रामनवमी में कार्यक्रम हुआ करते थे और उसमें हर तबके के लोग होते थे। तो बचपन से उसे देख देख कर बड़ा हुआ और एक इच्छा होती थी कि उनके स्टेज में एक दिन खड़ा होऊंगा। तो मेरी सबसे पहली जो सपनों की जो दुनिया थी वो ये थी कि उनके स्टेज में कभी खड़ा हो जाऊं। तो उसी स्टेज में खड़ा होने के दौर में करीब मैट्रिक जब किया मैं, तो मैट्रिक तक तो 10th तक स्कूल में प्रोग्राम होते रहे, तो काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया प्लेज वगैरह में, और थोड़ा सा नटखट था तो बहुत जल्दी लीड रोल वगैरह मिल जाया करते थे। और उसी दौरान फिर जब मैट्रिक किया तो फिर मैं उस जो वहाँ की एक संस्था थी, बाद में उससे अलग होकर बनी नवयुवक संघ से, वो संस्था थी बिल्कुल नाट्य संस्था थी वो, मंत्रणा, जो हमारे बहुत सीनियर्स भाइयों ने, जो हमसे भी करीब 10-15 साल बड़े हैं, उन लोगों ने शुरू किया था। और वहां से जुड़कर मैंने स्ट्रीट प्ले वगैरह करना शुरू किया। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो जब स्कूल में था तो प्ले लिखने की कोशिश हुई थी, लेकिन जो पहला प्ले, जो सबसे बड़ा प्ले लिखा, वो इस संस्था में लिखा मैंने, और वो संभव नहीं होता अगर संस्था के बड़े भाइयों ने सहयोग नहीं किया होता। तो एक स्ट्रीट प्ले हमने वहां पर किया, और उस वक्त याद होगा शायद एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था, गुंज फेस्टिवल, पूरे झारखंड में उस वक्त, जब वो बिहार का ही पार्ट था उस वक्त। तो गुंज महोत्सव हुआ था और वहां पर हम लोगों ने उस प्ले को लेकर पार्टिसिपेट किया था। टाटा में हमने पार्टिसिपेट किया, उसके साथ ही उसका सिलेक्शन हुआ। तो वो क्या था, सोशल इश्यू पे, कई सोशल इश्यूज के ऊपर बेस्ड थे वो चीज। तो बहुत सारे उसके मंचन हम लोगों ने बहुत सारे गाँवों में किया उसका। तो इस तरह से आप कहे तो वर्कशॉप जो था उस गांव से शुरुआत हुई मेरी, नाटक के तौर पे, और वो एक्टिंग के तौर पे भी थोड़ी बहुत राइटिंग हो जाती थी बस। वहां से शुरू होते हुए टेलीविजन में पहुंच गया, रांची दूरदर्शन में। वहां पर 1-2 प्ले किए, और जब वहां पर लोगों को लगा कि मैं कुछ कर सकता हूं तो उन लोगों ने मुझे थोड़ा सा प्रमोट करते हुए, मुझे थोड़ा सा पुश करते हुए, उन लोगों ने DD1 की एक सीरियल बन रही थी बनारस में, और उस वक्त की सबसे बड़ी सीरियल थी ये, गली आगे मुड़ती है। शिवनाथ सिंह जी का उपन्यास है वो, और जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो बनारस के ऊपर ही है, जो छात्र आंदोलन के वक्त ये उपन्यास लिखा गया था, इसका बेस्ड छात्र आंदोलन रहा है। तो उस पर काम करने के लिए हम लोग, कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ और हम चले गए वहीं पे, बनारस में रहे 3 महीने तक, और थोड़े से एक छोटा सा पात्र किया, और वहीं पर एक एपिसोड डायरेक्टर एन जोशी। तो श्रीधर एन जोशी जो एपिसोड डायरेक्टर थे, ये FTI के पास आउट थे, और उस वक्त वो जयपुर दूरदर्शन में थे। तो इस सीरियल को करने के लिए बहुत सारे दूरदर्शन, जैसे कि गोरखपुर दूरदर्शन, बनारस, जयपुर और रांची दूरदर्शन, यहाँ के डायरेक्टर्स को बुलाया गया था, और ये एक कलेक्टिव तौर पे इसको बनाया जा रहा था। तो श्रीधर एन जोशी मुझसे प्रभावित हुए उस वक्त मेरी मेहनत से, क्योंकि हम ऐसे इलाके थे से जहां पर एक्टिंग तो करना है, लेकिन हम फिजिकल लेबर भी बहुत जम के दौड़ दौड़ कर किया करते कि आगे करना है तो कुछ तो करना है, आगे पहुंचना है तो लेबर बहुत ज्यादा करना पड़ेगा।
तो प्रभावित हुए और उसके बाद पूछे कि करना क्या चाहते हो आखिर, यहाँ तो एक्टिंग बाकी लोग भी कर रहे हैं लेकिन वैसे नहीं कर रहे हैं जैसे तुम कर रहे हो। तो मैंने कहा कि सर मुझे स्टोरी टेलर बनना है। तो बोले एक्टिंग डिफरेंट है, स्टोरी टेलर डिफरेंट है। स्टोरी टेलिंग में डायरेक्शन है, तो और अगर डायरेक्शन करना चाहते हो तो इसकी शुरुआत आप सीख सकते हो एडिटिंग में, संपादन। ये संपादन उस वक्त मेरे लिए नया वर्ड था। बोले संपादन अब सिखा कहाँ जाए, संपादन तो कहीं ऐसे भी घूमते फिरते नहीं सिखा जा सकता, लेकिन एक्टिंग की जा सकती है। बोले कि नहीं, एक रास्ता है कि तुम FTI चले जाओ, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे। बोले वाह, बहुत अच्छी बात है। तो इस दौरान क्या होता था कि मैं NSD की भी तैयारी कर रहा था और FTI में भी आया। FTI की आने से पहले मैं ऑलरेडी एंट्रेंस दे दिया एक बार। तो कमाल की बात यह है, जो कहते हैं कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती है जो ना होने में होती है, तो इन दोनों ही जगहों पे मैं फेल हुआ हूँ, FTI और NSD 2 बार फेल हुआ हूँ, FDI 1 बार फेल हुआ। दूसरी बार फेल होने का मौका नहीं मिला क्योंकि अपीयर ही नहीं हुआ। तो FTI गया मैं, उसके बावजूद ये देखने के लिए गया, जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया 2000 में ही, आई थिंक, हाँ 2000 में। तो उस वक्त FTI गया और ये देखने के लिए गया कि उस इंस्टीट्यूट को तो जान लूं जिसके लिए मैं अगले साल अप्लाई करने वाला हूँ। तो वहां पर श्रीनिवासन जी थे, एडिटिंग HOD। और चूंकि ये जो टेलीविजन वगैरह काम किया था, तो एक मेरे पास एक एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे बातचीत की, बहुत अच्छे से बातचीत की और मुझे गाइड करते हुए कहा कि देखो, अगर नेक्स्ट ईयर आप संपादन का कोर्स करने के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो पहले तो सिलेक्शन होगी, उसके बाद करोगे आप, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पे मुझे समझाया कि इतनी सीट्स हैं, इतने लोग अप्लाई करते हैं, इसमें से इतने का सिलेक्शन होता है और इतने लोग कोर्स कंप्लीट करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज उन्होंने बताई कि कोर्सेस इर्रेगुलर है। उस वक्त FTI का कोर्स बहुत ही रेगुलर चल रहा था, 2 साल 3 साल 4 साल पीछे चल रहे थे ऑलरेडी। हम केवल मैं नहीं, हमारे टाइम जो था 90s के सारे लोग, जितने भी लोग बिहार में थे, 2 साल अपने करियर में पीछे चल रहे थे, क्योंकि सारे सिलेबस यूनिवर्सिटीज में पीछे चल रहे थे उस वक्त की पॉलिटिकल स्थिति ऐसी हो गई थी कि एजुकेशन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था और सारे लोग 2-2 साल 3-3 साल पीछे चल रहे थे। वो करीब 2000 आते 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 तक वो थोड़ा सा वो कोर्स टाइम पे होना शुरू हुआ था। तो फिर से आपको अपने कुछ सर्टिफिकेट्स पाने के लिए फिर से वो अपने 2-4-5 साल खत्म करना काफी मुश्किल लग रहा था। बोले कि कब कोर्स शुरू होगा, जब शुरू होगा तो कब कंप्लीट होगा ये भी बताना मुश्किल है। स्थिति इस तरीके से बदतर हो चुकी थी वहां पे। और उन्होंने कहा कि जब आप कोर्स कर लोगे, जब आपको इस तरह के सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, उसके बावजूद तुम्हें काम करना है। दिस सर्टिफिकेट इज नॉट द गारंटी ऑफ जॉब। ये सिर्फ आपके एजुकेशन को बढ़ाता है, बाकी काम तो आपको वापस से फिर से अप्लाई करना है और खोजना है। तो मुझे लगा कि वहां पर फिर मुझे अपने कस्बे वाली जिंदगी याद आई कि एजुकेशन लेने से बेहतर है जहां काम करना है वहीं पर घुस के उसी की एजुकेशन ली जाए, काम करते हुए, भले ही बिल्कुल नीचे से शुरुआत की जाए। जी बिल्कुल, रियल टाइम एजुकेशन। हाँ, रियल टाइम एजुकेशन। तो मैं वहीं पर शुरुआत किया, मुंबई आ गया उसके बाद। और वो उस वक्त का जो दौर था बाकी लोगों के जैसा ही, करीब जेब में इतने सारे कॉइन्स भरा करता था, 1-1 रुपए के, और PCO हुआ करते थे उस वक्त। और उस वक्त की जो फिल्मी डायरेक्टर्स होती थी उससे नंबर्स निकाल लिया करते थे स्टूडियोज के। तो ये स्टूडियोज थे, उनके नंबर निकालते थे और हर कॉइन्स भर भर कर फोन किया करते थे कि भाई मुझे एडिटिंग करनी है, सीखनी है, तो आपके यहाँ कुछ जगह है क्या, आपके यहाँ कुछ जगह है क्या। और उस तरह से जो जवाब मिलता कि कल परसों, इस तरह से तो वो कोशिश होती रही। तो यहाँ पर आने के बाद इसी तरह से भटकते भटकते एक ऐसे ऑफिस में घुस गया जिसका नंबर मेरे पास नहीं था। तो खूबसूरत लग रहा था ऑफिस, उस चौल के एरिया में, आदर्श नगर बहुत फेमस है यहाँ अंधेरी वेस्ट में। तो उस एरिया में जो घुसा तो वो ऑफिस निकला कपूर एंड कौशिक। हाँ, मैं आपको, नहीं, ये अनिल कपूर जी का ऑफिस था, अनिल कपूर जी और सतीश कौशिक जी का। इनका ज्वाइंट वेंचर था और उस वक्त फिल्म बन रही थी बधाई हो बधाई। और इन्होंने उस वक्त अपना एक एडिटिंग स्टूडियो भी शुरू किया था। वहीं पर उन्हें एक लड़के की जरूरत थी और वहां पर मेरी मुलाकात हुई थी जो ऑफिस संभाल रहे थे, श्री ब्रह्मदत्त कौशिक जी। तो उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा और उसके बाद
मुझे रखा वहाँ पर एडिटिंग अप्रेंटिस, केयर टेकर के तौर पे। और वहीं से फिर क्या हुआ कि उसी ऑफिस में जब बधाई की एडिटिंग हो रही थी, बधाई हो बधाई, उस वक्त की बहुत बड़ी फिल्म थी जहाँ पर पहली बार अनिल जी एक प्रोस्थेटिक गेटअप में आए थे, काफी जी मोटे जी होकर आए थे, काफी जी, याद है शायद बिल्कुल, हाँ उसको याद होगा आपको, काफी जी मोटे बिल्कुल, होकर आए हाँ थे। हाँ तो उस फिल्म में संजय वर्मा जी एडिटर थे, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला मुझे, उनको असिस्ट करने का मौका मिला। इनफैक्ट कहा जाए तो उस वक्त मैं असिस्ट क्या कहूँ, उस वक्त तो मैं बिल्कुल चौथे पांचवें लेवल पे था, लेकिन पिक बहुत जल्दी कर लिया सारी चीजों को। और उसी दौरान क्या हुआ कि उसी स्टूडियो में और भी फिल्में आने लगी, बोनी कपूर जी की और भी फिल्में आई, तो उनसे जुड़ने का मौका मिला मुझे। और उन फिल्मों में मैं असिस्टेंट एडिटर, चीफ असिस्टेंट एडिटर और एसोसिएट एडिटर तक पहुंचा। तो वो जो मेरी जर्नी थी 2001 से शुरू हुई और 2005 आते तक एसोसिएट एडिटर बना मैं नो एंट्री फिल्म में। अगर याद हो तो नो एंट्री उस वक्त की बहुत बड़ी कॉमेडी और हिट फिल्म थी, हाँ जी बिल्कुल और इसमें बिल्कुल। मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें अनिल कपूर थे, देन दो याद मुझे और आता है लोग कि थे, फरदीन फरदीन खान और फरदीन खान जी और एक बिपाशा बसु वगैरह। बिपाशा बसु वगैरह थे, जी ये सारे लोग जी, थे। सलमान खान, इनफैक्ट सलमान खान जी सलमान को खान भी थे जी कहते, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। सलमान खान। तो अनिल ये कपूर, बहुत बड़ी फरदीन फिल्म खान, थी। सलमान खान, जी बिल्कुल, हाँ। जी हाँ, ये बहुत बड़ी फिल्म थी, अनीस बज्मी जी लारा की फिल्म लारा थी दत्ता वो। वगैरह, जी हाँ। हाँ हाँ, और बोनी कपूर प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के। तो क्या हुआ था, इस फिल्म की भी एक अजीब कहानी थी। उस दौर पे ऐसा हो गया कि दो तीन फिल्में ऐसी थी जिसमें एडिटर फाइनल होने से पहले मैं बिंग असिस्टेंट एडिटर चला जाता था, काम शुरू करता, उसके बाद एडिटर आया करते थे। इस फिल्म को करते हुए मैंने बोनी जी से कहा था कि मैं इतना कुछ कर लिया हूं तो एडिटर आप मुझे ही रख लो अब। तो जी उन्हें कुछ कंफ्यूजन हुआ, उसके बाद बोला अच्छा तो तुम दिलीप हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, नेक्स्ट फिल्म में तुमको एडिटर लेता हूँ। तो ऐसी बात हुई। जब ये जी फिल्म कंप्लीट हुई 2005 में, अगस्त में ये फिल्म रिलीज हो गई। और उसी वक्त आपको आई थिंक 2005 या 2006 की बात थी ये शायद, जी जब हाँ 2005 या 6 की बात थी। तो ये सारी चीजें हुई, और जब मुंबई में फ्लड भी हुआ था, बहुत ज्यादा फ्लड हुआ था उस वक्त। हम्म, तो ठीक इसके बाद बिहार का इलेक्शन था, जी और ये ऐसा दौर था कि 2001 से लेकर 2005 तक मैंने लगातार काम किया। हम्म, लगातार मतलब कि उस वक्त मैं घंटों की परवाह नहीं करता था। तो शायद इसी का नतीजा है कि आप मेरे बाल कम देख रहे हैं। नींदें नहीं पूरी होती थी, तो कहा जाता है कि बाल झड़ने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि नींद पूरी ना होना। तो इस दौर में फिर 2005 में मैं एक कैमरा लिया लोन पे, और मैं जी बिहार भ्रमण पे निकल गया। जी आखिरी देखिए क्या होता है कि ऐसी जमीन से आया हूं कि रग रग में वहां की मिट्टी भरी हुई है। हम्म, तो जब तक अपने राज्य को ना देखे, उस मिट्टी को ना देखे, उस ना घूमे, लोगों से ना मिले, तो ऐसा लगता जी है जीवन पूर्ण हुआ ही नहीं। तो ये जो 5 साल जो मैं एक कमरे में बंद था, तो लगा कि अब निकलने का मौका है, और निकल के जाए कहाँ। तो सबसे पहले लगा मुझे कि उसी स्टेट पे चला जाए जिस स्टेट ने मेरे 2 साल पीछे ढकेल दिए मुझे। जी और जहां पर वहां पर घूमते हुए मुझे इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, जो मैं अगर बताऊं कि ऐसे लोग थे जिन्हें देखकर लगता कि ये तो धोती पे है, कुर्ता में है, अंगोछे में है, और नहीं तो कुछ बिना, जैसे आप देखे कई लोग कुर्ते में भी नहीं है वहां के लोग। लेकिन जब उनसे मिला और उनके साथ घूमा मैं, तो मुझे एहसास हुआ कि बिहार आखिर वो धरती है क्या चीज। वो हर कोई मुझे दार्शनिक नजर आ रहा था। लोग शिक्षा के नाम पे जब मैंने पूछा, और जो वहां की जाति व्यवस्था है उसमें, इस वक्त बोलते वक्त मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन चीजों की जब चर्चा हो रही तो कहना है कि जो वहां पर महादलित कह रहे हैं जिसे, या दलित कह रहे हैं, सारे लोग हैं, सबके पास मैं रहा हूँ, उनके साथ उनके घर पे रहा हूं मैं। और उन्होंने जितना, मतलब जितना खुलकर मेरा स्वागत किया और रखा, वो एक्सपीरियंस, वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है मेरे लिए। वो ह्यूमैनिटी का एक्सपीरियंस शायद बड़े लोगों में देखने के लिए कम मिलता है। जो सो कॉल्ड बड़े लोग हम बोलते हैं, जो अचीवर्स जो जी बोलते हैं हम, उसमें कुछ लोगों में मिलेगा, क्योंकि सारे लोग बुरे नहीं होते, या सारे लोगों में उस तरह की नकारात्मकता नहीं होती, सारे लोग संकीर्ण नहीं होते, बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं। वहां पर जो घूमते हुए जो मुझे मिला, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा, आज तक मुझे उस बुजुर्ग का चेहरा याद है।
ये कोल्हुआ एक जगह है मुजफ्फरपुर में, हम्म, और कोल्हुआ में अशोक स्तंभ है। जी। तो हमारे टेक्स्ट बुक में अशोक स्तंभ का चर्चा था कि ये जो रुपए और जो अशोक स्तंभ है ये कहाँ से आया है। तो ये जो चर्चा हुई, तो हमने मुझे ये देखने की बहुत इच्छा थी कि अशोक स्तंभ होता क्या है। तो मैं कोल्हुआ चला गया था उस वक्त, और ये दिवाली का समय था उस वक्त 2005 में। तो वहीं पर उस कोल्हुआ स्तंभ के सामने में ही कुछ महादलित फैमिली के लोगों का घर है वहां पर। तो उनके साथ मैं रहा। एक फैमिली ने मुझे बिल्कुल अडॉप्ट कर लिया था, ऐसा रखा, और बाकी सारे लोग भी बड़े घुल मिल कर बातचीत करते थे मेरे जी साथ। बिल्कुल। तो मैं एक तरफ आप देखे तो एक काल था अशोक का, सम्राट अशोक का एक काल था जहां पर उसने उस स्तंभ को उस जगह पर स्थापित किया, और उसके सामने समाज के सबसे दलित लोग रह रहे हैं। तो मैं दो काफी कंट्रास्ट ऐसे जगह थी जहां पर मैं रहा। जी बिल्कुल। और मैंने देखा कि जिसे महादलित करके बिल्कुल किनारे रखा गया है, वो उनकी सोच क्या है। उनकी सोच कहीं से भी मुझे नीचे की नहीं लगी। उनकी सोच बहुत ऊपर थी, उनकी लेकिन जी। धारणा बहुत ऊपर थी। जी। तो ये जो सारी चीजें थी उन्होंने काफी एक आप कहें मुझे बिहार को जानने के लिए काफी मदद की। और इसी दौरान फिर मैं गया में गया, और गया में फिर आपसे मुलाकात हुई मेरी। जी मुझे और याद आपके है। साथ तो जो घटनाएं हुई तो आज तक भी याद है। शायद बिहार में उस वक्त की सबसे बड़ी घटना जी थी, लेकिन बिल्कुल। दबा दी गई उस घटना को। जी 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 उस घटना को अगर आज की मीडिया होती तो आज शायद पूरी दुनिया में वो खबर होती। हाँ, काफी बड़ी खबर थी। सुरेंद्र यादव जो बाहुबली माने हाँ जाते थे, वो जो हाँ पहली हाँ, बार जेल गए थे और जो हम लोगों ने न्यूज कवरेज की थी उसी की वजह से वो गए थे। जी। राइट 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 राइट। देखिए क्या होता है कि जब इस तरह की जो चीजें होती हैं, वक्त वक्त सबसे बलवान है। जी तो जो भी अपने आप को बाहुबली समझते हैं या फिर जो दबंग समझते हैं, उनको ये समझने की बहुत जरूरत है कि जब पावर आता है तो उस पावर का सदुपयोग जनता के लिए करना चाहिए, ना कि उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए करना चाहिए। हमने आपने इनफैक्ट कहा जाए, मैं तो न्यूज रिपोर्टर नहीं था, आप थे। आपने कवर करके सब कुछ बताया वहां पर। जी तो आपने अपनी ड्यूटी की, मैं अपनी खोज पूरी की मैंने, और हम दोनों वहां से निकल गए जी अपना काम करके। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कंप्लीट करके हम निकल गए। जो वहां पे रहे, जैसे जो लोग वहां पर उस काल को जिन्होंने सफर किया सबसे ज्यादा। जी। क्योंकि हाँ, आप सही बता रहे हैं, क्योंकि जिस दौर की आप बात बता रहे हैं वो बदलाव का दौर था बिहार में। 2005 इलेक्शन जो थे, हाँ उसी के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ था। जो लालू यादव की करीब 15 सालों की जो सरकार, मतलब 15 सालों का जो शासन रहा था, उसके बाद फिर एनडीए शासन आई। तो एक बदलाव का दौर था वो। और जी जिस जी घटना की आप बात बता रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण घटना इसलिए थी क्योंकि सुरेंद्र यादव काफ़ी बड़े बाहुबली माने जाते थे। और मुझे आज भी याद है, काफ़ी धमकियां भी मिली थी मुझे उस दिन कि मैं न्यूज़ ना करूं। मैं उसमें हाँ हाँ। सारा समय मैं न्यूज़ में गया बिरोन को देख रहा था। तो काफ़ी आपको भी धमकी। धमकियां मिली और मुझे भी निकालने की धमकी मिली हुई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि हाल ये हो गया था कि जो विजुअल्स हमारे पास थे वो हम लोगों ने यूज़ नहीं किया। आपने जो विजुअल शूट किए थे वो हाँ बाद में हाँ। हमने यूज़ किए थे अपने जी चैनल जी में। जी। जी मैं नहीं, ये बता भी रहा बात है कि वो भी रिकॉर्डेड है सारी धमकियां। था। जी लेकिन ये था कि अब जब काम कर रहे हैं तो फिर बिना डरे हुए हम नहीं, लोगों ने बिल्कुल काम बिल्कुल। किया। हाँ, देखिए ना कहीं। आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी थी, ना हमारी जी व्यक्तिगत बिल्कुल। दुश्मनी हाँ थी किसी के साथ, और ना है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी रिपोर्टर की किसी से व्यक्तिगत जी दुश्मनी होती बिल्कुल। है। यही मैंने कहा भी था। कभी जी भी नहीं, बिल्कुल नहीं है कि कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती है। वक्त जी बदलता है, लोग बदलते हैं। आज मुझे लगता है कि आज वो बदल चुके होंगे। मैं आशा जी करता हूँ कि बदल चुके होंगे। आज वहां के लोगों में उनकी इज्जत कुछ और होगी। तो ये सब सारी जी चीजें हैं। सकारात्मक तौर पे सोचना चाहिए सोसाइटी जी के लिए, जी क्योंकि 15 साल की जब सल्तनत खत्म हो सकती है, और जब जीवन खत्म हो सकता है, तो बाकी कौन सी चीज रह गई है हमारे हाथों में। जी। ये सब मगर चीजें हैं वहां पर। मुझे आपकी जो बात पसंद आई थी वो कि आप मुंबई से आकर के आप बिहार इलेक्शंस को आप जगह जगह जा रहे थे और जीवन को बिल्कुल वास्तविक रूप में देखना आप चाह रहे थे कि घटनाएं कैसे घटती हैं, जो हम बड़े पर्दे पर, फिल्मी पर्दे पर देखते हैं, जो जी कई डायरेक्टर्स दिखाते हैं। तो अगर शायद आप उन घटनाओं से जुड़े हुए नहीं हैं, उनसे उनसे आपका वास्ता नहीं रहा है, तो आप
उनको सही तरीके से आप पर्दे पे ला नहीं पाएंगे। तो मुझे एक आप में एक जो दृष्टि दिखाई पड़ती थी वो मुझे बड़ी पसंद आती थी कि आप हर चीज़ को बहुत गहराई से समझना चाह रहे थे और बहुत चीज़ों के बिल्कुल बिल्कुल गहरे में जा करके उन चीज़ों को समझ के जान के आप वो करना चाहते। तो वो याद है मुझे, आपकी बड़ी अच्छी मुलाकात रही थी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद क्या था काफी कि दिन मैं बीते थे। जी। हाँ गया में मैं बहुत दिनों तक बिताया, फिर सासाराम में बिताया, जी। और उसके बाद मैं सिवान में भी बहुत समय तक बिताया। ये तो सारी ये जो जगह काफी हाँ हाँ टफ जगह थी, मतलब तमाम टफ काफी। जगह, देखिए टफ जगह में इसलिए बिल्कुल थी, और मुझे लगा कि ये साहस मुझे आया कहाँ से। मुझे आज खुद सोचता हूँ कि उस वक्त ऐसा कैसे हो गया कि मैं चला गया उन जगहों पे और अकेले चला गया। जी। तो वहां पर अगर आपको पता होगा कि उस दौर में एक बहुत बड़े छात्र नेता थे चंद्रशेखर। जी बिल्कुल, सिवान में ही हत्या हो गई थी। हाँ हाँ सिवान में ही हुई थी, और आई थिंक जी। मुझे जब 2005 में गए थे तो करीब शायद 2000 के आसपास ही ये घटना हुई थी, शायद जी। 2000 के आसपास घटना हुई थी। और उसी वक्त जब मैं वहां गया तो सिवान में मैं उस वक्त डीआईजी, आई थिंक आईजी और डीआईजी कोई थे जिन्होंने इस घटना को काफी बड़े तौर पर लिया था, और बाद में वो रिटायरमेंट के बाद शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी ज्वाइन किया था उन्होंने। जी, आप बीपी ओझा की बात कर रहे हैं। जी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बीपी जी। ओझा। जी। तो जी। शायद मैं एक मीटिंग में बीपी ओझा जी और चंद्रशेखर जी की माँ से भी मीटिंग मैंने की थी उस वक्त। जी। हाँ, और वहां पर जाकर मुझे लगा कि बिहार एक्चुअली क्या है। बिहार एक ऐसी धरती है जहां पर अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाता। जी। यानी हाँ चलिए, यानी कि आपने जीवन को बहुत नज़दीक से देखा। वापस अगर लौटे हम आपके जीवन पे, तो आपने जीवन को बहुत नज़दीक से देखा, और मुझे लगता है कि वो जो जो आप लंबा आपने समय बिताया, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे चीज़ों को देखा समझा, उसका बड़ा फ़ायदा मिला आपको, क्योंकि उस समय भी आपके आपके मन में था कि आपको अपनी फिल्म बनानी है। जी, देखिए मैंने जैसे पहले कहा कि मैं स्टोरी टेलर बनना चाहता हूँ। जी। तो मुझे क्या, स्टोरी टेलर होने के लिए एक ऐसी बैठकर सिर्फ एक फिक्शन लिखा नहीं जा सकता। वो एक तरीका हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से क्या है कि अगर हम किसी जमीन की कहानी लिखें तो उस जमीन में होना बहुत जरूरी है। उसको महसूस करने से ज्यादा जरूरी मुझे लगता है कि उसमें होना बहुत जरूरी है। तो उसका अनुभव खुद ही स्वतः आ जाएगा वहां पर, जब उन लोगों के साथ रहेंगे हम जिन्होंने इस कई घटनाक्रमों को बर्दाश्त किया है। तो फिर क्या है कि ये सारी चीजें स्वतः आ जाएंगी कि आपकी सोच में, आपकी कहानी में। जी। इनफैक्ट मैंने तो कई बार इस घटना को कई लोगों को नहीं बताया। सिवान में रहते हुए मुझे फिल्म का ऑफर हुआ था कि आप मेरी लाइफ के ऊपर फिल्म बनाएं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, काफी दबंग है इंसान। इनडायरेक्टली मुझे वो मैसेज आ गया था कि आप मेरी लाइफ के ऊपर फिल्म बनाएं। तो मैंने बिल्कुल हाथ जोड़कर वहां पर मैसेज भी भिजवा दिया था कि मैं उस लायक ही नहीं हूँ अभी। अभी तो मैं बस एक्सपीरियंस गैदर कर रहा हूँ, तो मैं उस लायक हूँ नहीं। तो शायद मैं रॉन्ग चॉइस होऊंगा उस चीज के लिए। तो बस उसके बाद वो चीज वहीं पर खत्म हो गई। जी। हाँ, मुझे लगता है कि अगर अगर मैं यहाँ केवल मुंबई में होता और मुझे इस तरह के ऑफर आते तो मैं तुरंत उस ऑफर को लपक लेता, क्योंकि तुरंत एक डायरेक्टर बनने का मौका मिल रहा था। लेकिन जब उस धरती पे गया, सारी हकीकतों को जानते हैं आप, तो फिर क्या, वो लालच थोड़ी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपके पास वास्तविकता बिल्कुल दोनों तरफ ही होती है। सच क्या है, झूठ क्या है, आप जी। सारी चीजों से वाकिफ होते जी हैं, तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। आप अपने निर्णय लेने में बिल्कुल सक्षम होते हैं उस वक्त। तो मुझे लगा कि वाकई में ये जो भ्रमण था मेरा बिहार का, ये मुझे मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में, मेरे डिसीजन मेकिंग में हमेशा अहम इम्पोर्टेंट रोल जी। प्ले करता है। जी। तो फिर ये आपकी जो आपको वांटेड में जो मौका मिला, जिसमें पहली बार आपका नाम पर्दे पे आया और फुल फ्लेज्ड आपने मतलब ये किया, वो कैसे हुआ? हाँ, ये क्या था कि करीब 2005 तक तो मैं एक स्टूडियो में काम किया। फिर 2006 में इस तरह से इंटरमिटेंटली रुक रुक कर वो स्टूडियो चला, और 2006 में ये स्टूडियो बीड में ये बंद हो गया ये स्टूडियो। जी। तो उस वक्त क्या था कि इसी स्टूडियो में एक फिल्म एडिट हो रही थी, नो एंट्री। तो उस वक्त मेरी मुलाकात अ, इस वक्त एकेडमी अवार्ड्स के वन ऑफ द जूरी मेंबर हैं वो, जी। बल्लू सलूजा जी। जी बिल्कुल। हाँ। बहुत रिनॉन्ड एडिटर हैं वो। हम्म। लगान उन्होंने फिल्म एडिट की है। ओके ओके। तो जी। इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, हम्म। और इनके जरिए मैं जोधा अकबर ज्वाइन की मैंने, ओके। जो आशुतोष आशुतोष गोवारिकर जी ने। गावड़ेकर जी के साथ। हाँ, गोवारिकर जी। तो आशुतोष गोवारिकर जी उस वक्त जोधा अकबर बना रहे थे 2006 में।
ये सब उस वक्त मैंने तस्वीरें भी उनको हैं आपकी। मैं ब्रजेश जी से कहूंगा कि आशुतोष गावड़ेकर जी के साथ कुछ तस्वीरें आपको वो एक बार दिखाएं, ताकि आपको भी कुछ चीजें याद आए, कुछ निकाला अच्छा। जाए जी। तो वो फिर आशुतोष गावड़ेकर जी के साथ आपका जुड़ा हुआ जोधा अकबर के साथ जी। नहीं, ये उनके साथ फिल्म है। जी आशुतोष गोवारिकर जी हैं, उनके जी नेक्स्ट मैडम सुनीता गोवारिकर हैं। जी। फिर उनके नेक्स्ट सोहेल सेन हैं जो म्यूजिक कंपोजर हैं। हम्म, और उसके नेक्स्ट एक्सट्रीम लेफ्ट ये लोचन कानविंदे हैं। इनके बारे में मैं आपको सबों के बारे में बताऊं, आप दोनों को जान रहे हैं, आशुतोष गोवारिकर जी और हम्म, सुनीता गोवारिकर जी। और सोहेल सेन बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर हैं। जी। ये फोटो तस्वीर ली गई थी, शूटिंग ये रैपअप था। हम्म, खेले हम जी जान से जी 2010 की बात है ये। जी जी। उस वक्त इस फिल्म को मैं एडिट कर रहा था। हम्म। और लोचन कानविंदे जो हैं, ये खेले हम लोचन जी जान कान से भी आपने ही एडिट की जी। जी हाँ, ये जी मैं एज एन इंडिपेंडेंट एडिटर किया हूँ मैं इस फिल्म जी को। जी हाँ बिल्कुल। और लोचन कानविंदे इस वक्त बहुत बड़े साउंड इंजीनियर हैं। जी इस वक्त आपने एक फिल्म देखी होगी बहुत बड़ी, तान्हा जी। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लोचन कानविंदे जी की वो पहली फिल्म है, जी इनफैक्ट अनवांटेड पहली फिल्म है, लेकिन वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। इनकी पहली फर्स्ट रिलीज फिल्म ताना जी है। जी एज ए साउंड डिजाइनर आपको, मुझे लगता है कि अगर आपने थिएटर में फिल्म देखी होगी जी या फिर आपने इंटरनेट में भी फिल्म देखी होगी, तो आपको इनकी साउंड डिजाइनिंग, आपको एहसास हुआ हो कि क्या साउंड और किस तरह का साउंड डिजाइनिंग है जी इस फिल्म जी में। तो ये जी उस वक्त की तस्वीर है, 2010 की। जी जोधा अकबर इससे पहले की बात है, 2006 और 2007। जी। तो 2006 में जोधा अकबर मैंने चीफ असिस्टेंट एडिटर के तौर पे ज्वाइन किया। लेकिन उसका और प्रोमो प्रोमो और जो ट्रेलर था वो आपने इंडिपेंडेंट एडिट किया था, जहाँ जी, तक मुझे इसकी भी याद है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या हुआ कि मैं चीफ असिस्टेंट एडिटर था। जी और मैंने कुछ, जब थोड़े वक्त होते थे फिल्म को एडिट करने के बाद, क्योंकि शूटिंग लगातार चल रही थी और जो भी शूटिंग होके पोर्शंस आते थे उसे हम एडिट कर लिया करते थे। तो जब हम इसे एडिट कर लिया करते थे तो गैप हो जाते थे कुछ, तो इस दौरान हमने ट्रेलर एडिट करना शुरू किया। और आशु जी और बल्लू जी ने ही मुझे कहा कि आप तुम अपना एडिट करना शुरू कर दे, अगर अपना वर्जन बनाना, लैंग्वेज व्हेन वी वर्क इन द इनसाइड द स्टूडियो, तो शुरू कर दे। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं करता हूँ, मैं कुछ करके दिखाता हूँ। और मैंने उसको करके एक रफ एडिट करके दिखाया। तो दे लाइक द रफ एडिट एंड देन बोले कि नहीं, अब इसको आप और थोड़ा पॉलिश करो। और पॉलिश करने के बाद देन एंटर्ड बल्लू सलूजा जी एंड आशु जी, और उन लोगों ने उसको फाइनल टच करके कंप्लीट किया। तो जब इस तरह की बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया फिर, आशु जी ने, कि मैं आपका नाम ट्रेलर एंड प्रोमो एडिटर के तौर पे भेज रहा हूँ, जो बल्लू सलूजा जी के साथ मेरा नाम शेयर करके आया उस चीज को। तो मैं चीफ असिस्टेंट के तौर पे ज्वाइन हुआ, बट ट्रेलर और प्रोमो एडिट की वजह से मेरा नाम प्रोमो एंड ट्रेलर में इंडिपेंडेंट नाम गया वहां से। तो दैट इज द, इनफैक्ट मैं कहूंगा उस चीज के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दोनों ही एडिटर और डायरेक्टर साहब का, कि इन्होंने मेरे टैलेंट को उस वक्त उभारा, उसे मौका दिया, और उसके सिर्फ मौका देने के साथ साथ क्रेडिट भी दिया उस चीज का। जी तो ये बहुत बड़ी चीज मेरे लिए थी, बूस्टिंग थी मेरे लिए, कि मैं आगे अपनी क्रिएटिव चीजों को और आगे बढ़ाऊं। जी तो उस काम के बाद नो एंट्री में एक कोरियोग्राफर थे, बी एच तरुण कुमार। जी तरुण कुमार जी ने मुझे अपनी एक फिल्म में एडिटर बनाया उस वक्त, और वो फिल्म थी ए फंसा। और उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे उस वक्त बाला भाई, जिन्होंने आशिक, मैं एक नाम भूल रहा हूँ, जिसमें सोनू सूद और इमरान हाशमी थे, आशिक बनाया। तो उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उनकी वो दूसरी फिल्म थी जिसे मैं कर रहा था। और वो फिल्म हो गई, लेकिन वो फिल्म भी रिलीज नहीं हुई। उसके बाद इसी दौरान बोनी जी ने मुझे वांटेड फिल्म एडिट करने के लिए बुलाया। ओके। ये बात है 2009 की, आई थिंक 2008 की। 2008 में मैंने उसकी एडिटिंग शुरू की, 2009 में ये फिल्म रिलीज हुई। जी ये प्रभुदेवा जी डायरेक्टर थे वांटेड के। जी हाँ, जी हाँ, प्रभु ये देवा जी उसमें डायरेक्टर थे। और ये ये तो उनके, तस्वीर। ये नहीं, ये उसके बाद की तस्वीर है, किसी और जी फिल्म में मैं उनसे मिलने गया था, उस वक्त की जी तस्वीर है ये। लेकिन ये प्रभु देवा उस फिल्म में डायरेक्टर थे। और आप वांटेड में आपने देखा होगा कि उसके एक्शन वगैरह भी काफी कोरियोग्राफ्ड है, अगर आप देखेंगे तो। जी बिल्कुल। हाँ, तो सही बिल्कुल बताया। ये, हाँ, ये कमाल है एक डांस डायरेक्टर का, कि वो जी किस तरीके से एक्शन और हर चीज को किस तरह से कोरियोग्राफ करता है, किस तरह से सोचता है। तो इसमें क्या है कि
जो भी एचओडीज रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में, अगर ये डीओपी है, एडिटर है, राइटर है, या फिर कोरियोग्राफर है, एक्शन डायरेक्टर है, तो जब वो पूरी फिल्म को डायरेक्ट करता है तो उसकी स्पेशलिटी उस पूरी नैरेटिव में झलक जाती है जी। तो ये कोरियोग्राफर की स्पेशलिटी है कि आप वांटेड को अलग तरीके पे आप देखेंगे जी बिल्कुल। जब और रिलीज इनकी हुई बाकी फिल्म, आप इनकी बाकी फिल्मों को भी उसी तरीके से देखेंगे। जी, तो मतलब वांटेड हर में, चीज। जी वांटेड में जो आपने पूरी फिल्म जो एडिट की, वांटेड और खेले हम जी जान से, तो ये अनुभव कैसा रहा आपका? देखिए ये तो कोई भी अनुभव कहा जाए तो लाइफ टाइम अनुभव से नीचे कुछ भी नहीं था। जी। मेरे करियर में कुछ ऐसी 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 फिल्में हैं जो 1 साल 1.5 साल से पहले बनी ही नहीं, तो मेरा लंबा वक्त इन फिल्मों को एडिट करने में लग गया। और जब लंबा वक्त लगा तो इनके साथ मिलने का भी लंबा वक्त लगा, इनके साथ लंबे समय तक मिला मैं, इनके साथ काम किया मैं लंबे समय तक, तो इनको भी जानने समझने का थोड़ा उन दिनों के लिए काफी अच्छा अनुभव रहा इनके साथ। और कहा जाए तो जब आप अपनी फिल्में बनाएंगे, अपनी फिल्में बनाते हैं, तो आप इन सारी चीजों को, जितने भी इंफॉर्मेशन गैदर किए हैं, इनकी झलक या फिर आप इन सारे नॉलेज को कैसे गैदर एक्सप्रेस करते हैं अपनी फिल्मों में, ये डिपेंड करता है कि आप कितने प्लान्ड हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों का, इन सारे लोगों से, प्रभु देवा जी से मुझे डांस के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज मिला कि उसको एडिट करते हुए मुझे काफी एक्सपीरियंस हुआ। आशु जी के साथ कैरेक्टराइजेशन, हर नुआंसेस जो बोलते हैं, उन चीजों को समझने का बहुत अच्छा मौका मिला, जो उनकी डिटेलिंग्स होती है, जो उनकी खासियत है, ये सब सारी चीजें। तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि मेरी जो मैं चाहता हूँ कि जो मैं स्टोरी टेलर बनूं, तो उसमें इन दोनों ही चीजों का बहुत अच्छा योगदान रहेगा। जी जी। फिर उसके बाद जो आप यहाँ एडिटिंग के बाद फिर आपने सोचा कि फिर आप कुछ और इंडिपेंडेंट, इसका स्क्रीन पे भी आपने काफी लिखे हैं? देखिए जो लिखा हूँ वो लिख कर अपने लिए लिख के रखी हुई, कभी भी वैसा ख्याल नहीं आया कि मैं किसी को दे दूं या कुछ वैसा चीज करूं, क्योंकि मैं प्रोफेशनली स्क्रीन प्ले राइटर किसी को देने के लिए नहीं किया उस चीज को, क्योंकि अपनी ही कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं कि इस कहानी को कहनी चाहिए और आप चाहते हैं कि आप अपने तरीके से उस कहानी को कहें। इसी में से एक कहानी है मारडोना, जो मैंने करीब 10-15 सालों से मैं उसको लिख रहा था और अभी भी वो जारी है उस चीज की कहानी। और मारडोना ऐसी कहानी है जिसकी चर्चा भी काफी लंबे समय तक होती रही लोगों के बीच में, क्योंकि उसे मैं 2013 में ही बनाने की कोशिश कर रहा था उसे। और ये मारडोना को लेकर मैं बहुत सारे लोगों से मिला भी उस वक्त, बहुत सारी जगहों पे स्क्रिप्ट भी भेजी मैंने। और इसमें जितनी भी चीजें आई, तो क्या है कि फंड की सबसे बड़ी कमी होती है। आप जैसे जान रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फंड और स्टार कास्ट। तो स्टार कास्ट भी तो चलिए, आप क्या है कि आप नए लोगों को लेकर बना सकते हैं, लेकिन फंड इतना इंपॉर्टेंट है जो मैं उस वक्त इकट्ठा नहीं कर पाया। और उस वक्त थोड़ी, ये जो मारडोना बनाने के लिए थोड़े बड़े फंड की जरूरत थी, तो उसे होल्ड करके मैं आगे बढ़ा। और इसी दौरान एक मेरे मित्र हैं राणा अभिनव गौड़, ये एक स्क्रिप्ट लेकर आए मेरे पास, एक स्टोरी लेकर आए इनफैक्ट, कि जो जिसके ऊपर हम लोगों ने बाद में अनवांटेड लिखी। अनवांटेड गोरखपुर यूपी बेस्ड कहानी है, जिसे लेकर हम लोगों ने फिर पूरे करीब 2015 में हमने इसको बिल्कुल कंप्लीट किया, इस स्क्रिप्ट को कंप्लीट किया। इसकी रिसर्च वर्क की हमने 2014-15 दोनों में ही किया इसके रिसर्च वर्क। और फिर इसको हमने करने के लिए 2016 में शूटिंग में गए इस चीज को करने के लिए। तो क्या है कि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट फिल्म है, ये भी हम तब शूट नहीं कर पाते क्योंकि हमें फिर से इसमें क्या हुआ, हमारे जो पार्टनर प्रोड्यूसर थे वो लोग एक एक करके किनारे हो गए यहाँ पे। तो हम जिस मंझधार में फंसे हुए थे वहां पर हमारी इस वक्त मैं कहूंगा कि हमारी वाइफ यहाँ पर सेवियर बन के आई, मधुमिता राय। इस फिल्म के प्रोड्यूसर वही हैं? जी हाँ, ये इस फिल्म की प्रोड्यूसर वही हैं। और मैं आपको बता दूं उनके बारे में कि मधुमिता राय कोलकाता में एक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब कर रही थी। बाय प्रोफेशन शी इज कंपनी सेक्रेटरी, बट शी लाइक द स्टोरी एंड शी लाइक द टीम अबव ऑल, कि हमारी टीम में जितने लोग थे सारे लोग नए, जी जी पहले काम किया है लोगों ने। जाहिर सी बात है, आपको तो लाइक किया ही।
हाँ हाँ हाँ, वो तो अलग चीज है। नहीं, प्रोफेशनली उनको स्टोरी पसंद आई, जी और जी चूंकि वो भी क्रिएटिव पर्सन है, तो उनको फिल्म करनी थी, तो उन्होंने इस फिल्म को चूज किया कि हाँ, इस फिल्म हाँ के ऊपर हम जा सकते हैं, इस फिल्म को हम बना सकते हैं। जी और इसलिए क्योंकि उनको पूरी टीम, जो जज्बा था हमारा, जितने नए लोगों की टीम है, लोग काम किए हुए हैं हमारी टीम में, लेकिन हर कोई इंडिपेंडेंट नहीं था अपने जो डिपार्टमेंट में। जी। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए इसमें। जो आप हम्म एक्टर देख रहे हैं वो खेले हम जी जान से में एक छोटे से रोल में थे, नरेंद्र हम्म बिंद्रा। हम्म तो ये लीड एक्टर हैं इस फिल्म के। हम्म और इसके बाद जितने भी अभिनव गौड़ एक्टर हैं, हम्म सैजा कश्यप, देन रवि भूषण भारती, जिन्होंने अभी बहुत सारी फिल्में की हैं, नेटफ्लिक्स और अमेजन में उनकी फिल्में आ रही हैं, जैसे जामताड़ा में आई, और फिर जी। अभी उनकी एक और फिल्म अभी आने वाली है, रात अकेली है, हम्म। नेटफ्लिक्स में आ रही है। उसके बाद अभी आपने एक फिल्म देखी होगी, गुलाबो सिताबो। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। गुलाबो सिताबो में हमारे बहुत ही प्रिय एक्टर हैं, लखनऊ के एक्टर हैं, और जिन्होंने जो अभी 80 साल के हैं करीब, और जिन्होंने 50 से भी ज्यादा फिल्में की हैं सिर्फ लखनऊ में रहकर, हिंदी हम्म, फिल्मों की बात कर रहा हूं मैं। और वो जी। हमारे फिल्म में मुख्य वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल में है। हम्म, इनका नाम है श्री प्रकाश वाजपेयी जी, जी। ये हैं। फिर जय मिस हैं जयशंकर पांडे, जिन्होंने हम्म चॉपस्टिक इंडियन वर्जन में काम किया है। फिर हम्म और भी उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। तो ये जो पूरी टीम है, वैसी टीम है जिन्होंने फिल्मों में काम किया है, लेकिन अभी तक वैसे लीड रोल में नहीं रहे, हम्म इंपॉर्टेंट रोल में नहीं रहे वैसा। तो यहाँ पर उन्होंने उस तरीके से योगदान दिया, और पूरी हम लोगों का जो टीम वर्क जो बोलते हैं, एक्चुअल टीम वर्क, इंडिपेंडेंट फिल्म, जहां पर सारे लोग गए, एक जगह पे रहे, और हम लोगों ने करीब 15 दिनों का वर्कशॉप किया, और 1.5 महीने रहे। 2016 में हमने इसकी शूटिंग शुरू की। तो एक तो इम्पोर्टेंट चीज इसमें छूट गई कि प्रोड्यूसर इसको ज्वाइन कैसे किया। हम्म तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी इसलिए हुई कि जब हमने कहा कि भाई हमारी फिल्म बनने के लिए रेडी है, लेकिन बन नहीं सकती हम्म, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, तभी कैसे क्या किया जाए। जी। तो सारी चीजों को समझने के बाद उन्होंने कहा कि मैं, मधुमिता जी अगर आपके आसपास कहीं हो तो आप बुला सकते हैं, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए वो भी आ जाए स्टेज मधुमिता पे। जी मुझे देखना पड़ेगा वो किस काम में बिजी है, तो ओके, फिर मुझे चलिए। देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा उनको। नहीं, चलिए, ठीक, कोई नहीं जी। तो ये चीज है, मैं कोशिश करूंगा कि एंड एंड तक, या फिर इस तरफ कभी वो आए इस कमरे में, तो मैं उनको जी बोलूं। बिल्कुल मेरी बिल्कुल। आवाज वहां तक हाँ नहीं पहुंच बिल्कुल पाएगी बिल्कुल। शायद, हाँ। जी जी तो जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने फिर क्या किया कि अपनी जॉब छोड़ दी, उन्होंने गवर्नमेंट की जॉब, जी। हाँ, हाँ सरकारी नौकरी छोड़कर उन्होंने बिंग प्रोड्यूसर हो इसको ज्वाइन कर लिया, इस फिल्म को, और जी अपनी सेविंग से इस फिल्म को इन्होंने खड़ा किया। जी। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मोरल बूस्टिंग, साथ ही साथ बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारी पूरी टीम के लिए, कि हमारी कहानी अब एक फिल्म का रूप लेने जा रही है। हम्म। और हम फिल्म की शूटिंग में गए। फिल्म में फिर से फाइनेंशियल क्रंच आ गया हमें बीच में, मिडवे, और स्थिति ऐसी हो गई कि फिल्म आगे शूट होगी नहीं होगी, ये सभी बातें आने लगी। और ये फिल्म हम लोगों ने गोरखपुर में, कुशीनगर में शूट किया, अप्रैल के महीने में 2016 में। 2016 में जब जी। हमने इसको शूट किया, तो पूरा पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर यूपी जो है कहते हैं, ईस्टर्न हम्म यूपी, गर्मी के लिए कुख्यात है। हम्म ऐसा कुख्यात है कि मैं सलाह दूंगा लोगों को कि गर्मी में शूट ना करें उस इलाके में। वो इतनी बुरी गर्मी है कि करीब करीब उस वक्त अगर आप रिकॉर्ड में जाकर देखेंगे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था वहां पर। जी। और उस 50 डिग्री सेंटीग्रेड में हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म वाले वहां पर जाकर 12 घंटे के शिफ्ट में 6 घंटे शूट कर पा रहे थे। ये हालत थी, 6 घंटा हमारा वेस्ट चला जा रहा था, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी। कैमरा जी। गर्म हो जा रहा था बार बार। हम रेड एपिक लेकर गए तो कैमरा ही गर्म हो जाता था बार बार। हम्म। हमारे मोबाइल फोन्स तो बिल्कुल ऐसा समझ रहे कि ऑमलेट बनाया जा सकता था उसके ऊपर, जी बिल्कुल, हम लोगों ऐसी ने भी स्थिति वो थी। गर्मी हाँ गर्मी हाँ झेली, उसमें लगातार काम करना वाकई बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तो नहीं चलिए और क्या है, जी। और उसमें क्या है कि ये चूंकि ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं है, फिल्म की शूटिंग है, तो बहुत चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है जी कि हाँ, बिल्कुल स्वेटिंग ना बिल्कुल सही हो, बात है। स्वेटिंग ना हाँ हो, बिल्कुल, मेकअप जी बिल्कुल। मेकअप बराबर हो, ठीक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आपका लोकेशन, आपका जो है, आपका फील्ड ऑफ वर्क जो है, वो बिल्कुल हम्म परफेक्ट हो। सर कहाँ से परफेक्ट होगा, वहां पर तो धूल भरी आंधियों ने बिल्कुल ऐसा हंगामा मचाया था कि जब हम जी शूटिंग करके ला, हम सब अगर आप देखा जाए तो आज हम कोरोना में नकाब पहन रहे हैं, हम शूटिंग में नकाब पहना करते थे वहां पर, कि जितना नकाब पहनना पहन लो। अगर जी। जिन लोगों ने नहीं पहना उसकी हालत खराब होती थी। और रात में आकर जब हम नहाते थे, तो बस आप समझिए कि जी धूल, ऐसा ऐसा लगता था कि बस मिट्टी से कोई गाड़ी निकल के आई है और उस गाड़ी को धो रहे हैं और पूरी मिट्टी बह के निकल रही है, ऐसी हालत होती थी।
तो ये कठिन, बहुत ही कठिन समय था, लेकिन काफी मजा भी आया इसको शूट करते हुए। बहुत सारे जी। लोग जैसा कि इस स्थिति में हमारे पास उस वक्त क्या था कि ये हमारे प्रोड्यूसर की ही दूरदर्शिता थी कि उन्होंने वहां पर ऑन लोकेशन एक डॉक्टर रखा हुआ था। मैं आपको बताऊं, जी। एक डॉक्टर हमेशा विजिट करते थे, डॉक्टर राजेश यादव। उनका हम शुक्रगुजार हैं कि वो हम्म। कुशीनगर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं वो। और राजेश यादव हमें कितना पैशन चाहिए और कितना आपको दिल से जुड़े होना चाहिए अपने प्रोजेक्ट से, तभी आप इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। जी। देखिए देखिए, फिल्म हर तरीके से बनती है, इसमें समझने की ये बात है, वो ये कि हम जैसे अगर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं तो हमें बहुत ही बेसिक जो नीड है उसको उसको हम्म। इकट्ठा करने, जो बेसिक नीड्स है वही हमारे लिए लग्जरी है। उस जी। बेसिक नीड्स को जमा करना, वो भी एक ही अगर प्रोड्यूसर है या फिर दो तीन लोगों ने पैसे जमा किए और उससे बना रहे हैं, तो क्या है, एक एक रुपया ऐसा जाए कि हमारा वो स्क्रीन पे नजर आए। जबकि यही जी पर बिल्कुल। जब आप कमर्शियल फिल्म में आते हैं, कमर्शियल फिल्म से मेरा तात्पर्य उन फिल्मों से है जिसके ऊपर स्टूडियोज हैं या जिसके ऊपर बहुत बड़े फाइनेंसियर्स हैं। तो वहां पर क्या होता है कि आपको इन चीजों की बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्दे के पीछे की जो मेहनत है, उस मेहनत की वजह से स्क्रीन कुछ अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। हाँ, और हमारी मेहनत वहां पर बिल्कुल एक मजदूरों जैसी थी। ये सभी जो माहौल था, ये करना पड़ता है अगर आपको जी एक कहानी, बिल्कुल। एक चैलेंजिंग। इसीलिए ये स्टोरी हमें इतनी खिल के नजर आई है। और इस स्टोरी को जो अभी तक हमने जिस फेस्टिवल में दिखाया है, वहां पर हम्म। लोगों ने कहा है, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, लोगों ने कहा इसमें जी। स्टार नहीं है, हम्म। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें जिंदगियां हैं। हम्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों ने जो कास्टिंग की है और जो हम्म। लोगों ने जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है और जिस माहौल में हमने शूट किया है, आपको उसी माहौल में लेकर जाएगी ये फिल्म। हम्म। ये फिल्म उसी माहौल में लेकर जाएगी और ये फिल्म वैसे ही बात करेगी जैसे उस इलाके में होती है। बिल्कुल रेस्टिक लैंग्वेज, वहाँ के कल्चर्स, वहाँ के लोग, वहाँ के सपने और वहाँ के सपनों की आ, आप कहें कि जो अंधापन है, जो भाग दौड़ है, सारी चीजें इसमें है। तो ये जी। मुश्किल होता अगर हमारे पास ऐसे प्रोड्यूसर नहीं होते, मधुमिता रॉय जैसी प्रोड्यूसर नहीं होती, या फिर हमारे पास इन जैसे एक्टर्स नहीं होते, मेरे पास ऐसी टीम नहीं होती, तो इस फिल्म को खड़ा करना काफी मुश्किल होता। तो मुझे लगता है कि कंप्लीट हम्म। टीम वर्क है। और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि सारे लोगों की दुआएं हैं, तो ये फिल्म बहुत जल्दी इंटरनेट पे किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वो आ जाएगी। जी बिल्कुल। जहाँ जहाँ फिल्म गई है काफ़ी, तो मुझे पता है काफ़ी तारीफ मिली है, जहाँ भी फिल्म फेस्टिवल्स में आप इसको लेके गए थे और आपने दिखाई है फिल्म में, काफ़ी तारीफ मिली है मुझे भी। जो फीडबैक मिला था, ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही वो आप सबके सामने होगी दर्शकों जी के हाँ, सामने। इसमें एक और है, जैसे कि म्यूजिक कंपोजर जेरी सिल्वेस्टर विंसेंट। तो इनके म्यूजिक की भी बहुत अच्छी तारीफ हुई है, इन्होंने काफी सोलफुल म्यूजिक दिया है इस पे। और बिना ही मार्केट से जी। बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है ये। इन्होंने बिल्कुल स्टोरी के ऊपर ध्यान रखा और स्टोरी को हम्म। ध्यान रखकर ही म्यूजिक तैयार किया है इसके लिए। और मैं जेरी सिल्वेस्टर विंसेंट के बारे में बता दूं कि जेरी सिल्वेस्टर विंसेंट से मेरी मुलाकात एवरेस्ट सीरियल एडिट करते वक्त हुई थी। उस जी। जी। सीरियल का, और जेरी ए आर रहमान साहब के असिस्टेंट रह चुके हैं। हम्म। उनके साथ अभी भी बहुत सारे काम करते हैं हम्म। इंटरनेशनल स्टेज पे। और 2018 में ये अंडर 50 में थे, आई थिंक अंडर हम्म। 25 में चले गए थे ये ऑस्कर्स बेस्ट सॉन्ग्स लिस्ट में। ओके ओके। जी जी। हाँ, इन्होंने एक फिल्म की थी, लाइफ करके एक फिल्म थी उनकी, जी जी। द लाइफ। और उस द लाइफ के लिए उन्होंने उनके पास एक सॉन्ग था, और उस हम्म। सॉन्ग के लिए उस सॉन्ग को सेलेक्ट किया गया था ऑस्कर्स के लिए, और उसमें जो सिंगर थी लविता लोबो, वो भी उस सॉन्ग के लिए सेलेक्ट हो गई थी। ओके। चलिए तो तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी हमारी टीम के लिए। और जी जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, क्योंकि उसके बाद जेरी ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जी। और जितने एक्टर्स वो काम कर रहे हैं, बाकी के टीम मेंबर्स जो हैं, टेक्नीशियंस जो हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी आप कहे तो आज के टाइम पे अगर मैं बात कहूँ, तो मैं बहुत अच्छी बात कहूंगा कि ये पूरी फिल्म आउटसाइडर्स की है। जी बिल्कुल। तो अच्छा, चलिए आप बात निकली है तो मैं आपसे जरूर ये बात इस वक्त जानना चाहूँगा कि अभी नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म में बहुत चर्चा हो रही है जी। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद। तो हम्म। आप तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर रहे, आपने कभी महसूस किया है या क्या चीज़ें हैं कि किस तरीके से आप अपने को इन चीज़ों से
इन चीज़ों से उबार पाते हैं, इन चीज़ों से निकाल करके अपने आप को स्टैब्लिश कर पाते हैं और लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं। तो क्या देखिए चीज़ ये है जो आपको निराश नहीं होने देती है और आपको हाँ अपने काम में लगाए रखती है? जी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मुझे लगता है कि जब इस इंडस्ट्री थोड़ा में अब कोई भी हमारे आए, पास समय कम है तो मैं थोड़ा संक्षिप्त में ही आंसर चाहूंगा। जी। हाँ हाँ हाँ, इसमें क्या है, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज करेक्ट कर लेना चाहूंगा कि मैं भले ही कहीं पर इस बात को नहीं रखा हूं, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सुशांत सिंह जी का जाना। लेकिन एक साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि मैं इसे हत्या आत्महत्या किसी भी तरीके से नहीं देखता हूं। इसे जब तक पुलिस की रिपोर्ट नहीं आ जाती, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की रिपोर्ट नहीं जी आ बिल्कुल जाती, सही इसे बात हमें आप बोल किसी रहे भी हैं। दोनों में तो कहीं मैं भी इसको नहीं रखना चाहिए। इसे उसी तरह से हाँ रहने बिल्कुल, देना मैं उन चाहिए। चर्चाओं, जो आप बिल्कुल हाँ सही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल हाँ सही बोल बिल्कुल। रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हम्म हैं। मैं उन चर्चाओं की बात कर रहा हूँ जो जो उस घटना के बाद जो हम्म। नेपोटिज्म और ब्रूटिज्म पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में इस बात पर इतनी मतलब बड़े तौर पे चर्चा हो रही है। पहले भी बातें होती लेकिन थोड़ा दबे छिपे होती थी, इस बार देखिए अभी हाँ सब तरफ हो बिल्कुल रही है। जी। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी बहुत जोरदार तरीके से हो रही है। तो इसमें जी मैं आपको बिल्कुल। एक चीज बता दूं कि इसके ऊपर मैं एक स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर रहा हूँ इस वक्त। उसी की राइटिंग में, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, तो जी इसके हाँ ऊपर बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक मुद्दा है जिसके ऊपर मैं राइटिंग कर रहा हूँ। और इसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि हर जगह मैं आपका नेपोटिज्म है। आपका निजी अनुभव जानना चाहूँगा, आपका निजी हाँ अनुभव कैसा रहा, वही मैं जानना चाहूँ कि इन परिस्थितियों से आप कैसे निकल पाते हैं जब कोई बाहर का आदमी फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय तक उसको स्टैब्लिश करता है। तो आपके अपने देख अनुभव क्या रहे और किन चीज़ों हाँ, के थ्रू आप अपने आप को ऐसी तमाम निराशाजनक और अवसादपूर्ण क्षणों से बाहर निकाल पाते हैं? जी, क्योंकि देखिए इसमें लोगों सबसे के सबके जिंदगी में आता है। हाँ बिल्कुल, ये सबके जिंदगी में आता है, हर फील्ड में आता है, हमारी फील्ड में भी जी आता है। जी और जी हाँ। हमारी फील्ड में ज्यादा इसलिए आता है कि हम यही सोच के आते हैं कि इस जगह पर सारे लोग जो हैं हमारी सेवा करने के लिए, हमें ब्रेक देने के लिए, हमारा गॉड फादर बनने के लिए तैयार हैं। अगर हम ये सोच कर आते हैं तो बहुत गलत है। हम्म, यहाँ पर हर इंसान अपना काम जी कर रहा है, और हर इंसान जो अपना हम्म काम कर रहा है उसे भी अपनी फैमिली को देखने का हक है। ठीक। हम्म तो निपोटिज्म हर जगह पे है, निपोटिज्म हर जगह पे है। मेरा जो कहना है कि मैंने कहीं भी, मेरे हिसाब से लगता है एक या दो जगहों पर मैंने महसूस किया होगा, मुझे लगता है कि ऐसा रहा होगा मेरी लाइफ में। लेकिन इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका रीजन क्या है इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का। और जी मेरे हिसाब से मेरे पास जो रीजन थे, मेरे पास इन छोटे जो ट्रिवियल इश्यूज हैं, इससे बड़े रीजन हैं मेरे इस इंडस्ट्री में रहने का, स्टोरी टेलर बनने का। तो मैं इन चीजों से आराम से निकल गया, और मेरी पूरी जर्नी में आप देखेंगे कि उस तरह की चीजें नहीं आई। एक दो चीजें जो आई हैं उसका मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता, हम्म, क्योंकि मेरे काम की लिस्ट में इतनी लंबी बनाना चाहता हूं कि वो गायब हो जाएंगे। मुझे जी लगता है कि बिल्कुल। हर इंसान को ऐसे ही करना चाहिए। नकारात्मकता जी के ऊपर इतना ज्यादा नहीं ध्यान देना चाहिए, उसको अपनी शक्ति के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने ड्रीम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और उसी के ऊपर काम करना चाहिए। ये हर फील्ड में रहेगा। जी आपको ये देखना है कि आपको अपने काम पे ऊपर ज्यादा जोर दें। आपके पास दो एनर्जी है, आपके पास जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या इनके ऊपर सोचकर बिताने की चीज है या खर्च करने की जरूरत है, या फिर अपने जो ड्रीम है उसके ऊपर खर्च करनी है। ये बहुत हमारा अच्छी डिसीजन बात। होना जी चाहिए। मैंने अपना डिसीजन लिया कि मैं अपने ड्रीम के ऊपर खर्च करूं, इनके ऊपर खर्च ना जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी ये सुन रहे होंगे उनको जरूर इससे प्रेरणा मिलेगी। अ, थोड़ा मैं आपके अगर छात्र जीवन की ओर जाऊं तो मुझे पता है कि आप एनसीसी में भी आपने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। आप राष्ट्रपति परेड तक पहुंचे हुए हैं, 20 सर्टिफिकेट आपके पास है, मार्शल आर्ट में भी अच्छे जानकार आप हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे रही थी? देखिए क्या क्या हुआ। या क्या जब आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं अपने कॉलेज लाइफ के दौरान, तो जी। जैसे आपने बताया कि आपने थिएटर भी काफी किया, तो क्या इन चीजों का फायदा मिलता है आपको जब बाहर में इस तरह के प्रोफेशन में आप आते हैं तब? बिल्कुल मिलता है, मैं आपको बताऊं, जी बिल्कुल मिलता है। वो किस तरीके से मिलता है कि जैसे क्या है कि हमारी सोच को बदलने की जरूरत है सबसे ज्यादा। हम जैसे जी बिहार की प्रवृत्ति रही है खास तौर पर उन लोगों की जो सर्विस में, गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी नौकरी में है या सरकारी नौकरी में नहीं है। उन दोनों परिवारों की, मैं परिवार की बात करता हूं, उनकी एक प्रवृत्ति रही है कि उनके बच्चे सरकारी नौकर बने। जी सरकार कितने लोगों को नौकरी देगी? नहीं दे सकती सबों को नौकरी, ये लिमिटेशन है सर, नहीं दे सकती। इस हकीकत को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक सर्टिफिकेट वर्क नहीं करेगा, इसके लिए आपको मानसिक तौर पे तैयार होना पड़ेगा। और जी मैं मतलब भारत सरकार का शुक्रगुजार हूं। इसमें मैं कहूंगा कि हम अपनी सरकार के लिए शुक्रगुजार है कि उन्होंने एनसीसी जैसी संस्था बनाई। और एनसीसी को हमारे दौर पे क्या कहा जाता है, एनसीसी ज्वाइन कर लो, देश घूमने का मौका मिलेगा।
क्योंकि एनसीसी क्या है, कैंप लगाती है, बड़े अच्छे कैंप लगते हैं, उसमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। आपको क्या होता है यूथ में जब है तो, और अगर आपने राइफल से गोलियां नहीं चलाई तो फिर क्या चलाएंगे? तो क्या है, गोली चलाना तो आ जाता है। राइट 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 राइट, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है वहां पर क्या है कि यहाँ पर जो पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन्स नहीं है, यहाँ पर पावर फ्लोज थ्रू द माइंड होती है। हाँ, ये बिल्कुल अलग। मेरा भी बोलने का मतलब वही था कि आपके मस्तिष्क को जो ऊर्जा मिलती है इन चीजों से, वो बहुत काम आती है। यहाँ पर क्या है, एनसीसी ऐसी जगह है जो आपको ट्रेन करती है, आपके अंदर की शक्ति को उभारती है और साथ ही उसको डिसिप्लिन करती है। देखिए क्या है, शक्ति को अगर आपने डिसिप्लिन नहीं किया, ऊर्जा को डिसिप्लिन नहीं किया तो ये वेस्ट हो जाती है, और कई लोगों को वेस्ट भी करती है, सोसाइटी को भी वेस्ट करती है। तो एनसीसी वो जगह है जो देश के नव युवकों को देश का नव निर्माण करती है। मुझे खुशी है कि मेरे कैंप में जितने लोग रहे, मेरे साथ जितने लोग थे, आज बहुत अच्छे अच्छे जगह पे हैं। और हम जिस फैमिली से आते थे, उस फैमिली में क्या है, हमें एक मीडियम की जरूरत होती थी कि कोई हमारा हाथ पकड़े या किस प्लेटफॉर्म में हम खड़े हों जो हमें अलग अलग जगहों पे एक्सपोजर दे, हमें अलग अलग। एनसीसी ने हमें एथलीट बनाने की कोशिश की, एनसीसी ने हमें शूटर बनाने की कोशिश की, एनसीसी ने हमें आर्मी मैन बनाने की कोशिश की, लीडरशिप क्वालिटी दी, हाँ एक्सपोजर दिया, लीडरशिप दिया। इसने हमें हमारे में आर्ट एंड कल्चर डाला। मैं आपको बताऊं, 93 में जब हम रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट कर रहा था, और ये मेरे लिए भी बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि उस पूरे कैंप में करीब 3 लोग थे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उस कैंप में गए थे बिहार की तरफ से। तो वो हमारे लिए खुशी की बात थी। और मैं आई थिंक मैं 2 लोग थे जो रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट कर रहे थे उस वक्त। वो फर्स्ट टाइमर। इससे पहले लोग 2-3 बार अटेम्प्ट करके वहां पर पहुंचे थे। और उसी दौरान क्या था कि जो हमारा बिहार का जो कल्चरल ग्रुप था, फोक डांस, वो वहां पर राष्ट्रपति भवन में डांस भी किया था हम लोगों ने, उनको मौका मिला था। 16 कंटिजेंट होते हैं पूरे इंडिया में। इस वक्त मुझे ज्ञान नहीं है कि कितना है। 93 में 16 कंटिजेंट थे। तो हमें मतलब एनसीसी ने आपको पूरा एक्सपोजर दिया, आपके व्यक्तित्व को उभारने में मदद की। मार्शल आर्ट जो आपने सीखा उसने भी आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाया, और जो इन चीज़ों की बाद में आपको इस प्रोफेशन में बहुत ये चीज़ें मददगार हुई। मैं एक और, चूंकि समय की अब कमी है, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूँगा कि मैं, लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो नए बच्चे, जो नए स्टूडेंट्स हमारे, वो जो फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जैसे कई स्टूडेंट्स हैं जो अभी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी प्रतिभा भी उनमें है, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि एक बड़ा सवाल होता है आमतौर पर, जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो सीधे सीधे एक गोल दे दिया जाता है कि पढ़ो लिखो, नौकरी करो और जीवन बिताओ। और ये जो कैरियर्स होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर ऊंचाइयाँ भी बहुत होती हैं, लेकिन निराशा के भी काफ़ी क्षण आते हैं। तो उनके लिए आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से चीज़ों को लें और अपने आप को किस तरीके से ग्रूम करें? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि पूरी लाइफ के लिए जितनी जल्दी हो सके एक रीजन तय कर लें कि आप करना क्या चाहते हैं। वो रीजन का होना बहुत जरूरी है। जितना स्ट्रॉन्गर आपका रीजन होगा, उतना बड़ा आपका ड्रीम होगा। और अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आपकी अचीवमेंट भी उतनी बड़ी होगी। अब इसमें क्या है, चैलेंजेस बहुत हैं। जितना बड़ा ड्रीम होगा आपका, चैलेंजेस उतने ही बड़े होंगे आपके। लेकिन अगर आप इन सारी चीजों के बीच अगर बैलेंस बनाकर रखते हैं तो आप इसको बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं। और ये मानकर चले कि जिस चीज को हम अचीव करने जा रहे हैं, जिस ड्रीम को अचीव करने जा रहे हैं, वो सक्सेस नहीं है। इस चीज को पहले मान ले। सक्सेस वहां तक जाने की जो जर्नी है वो है। बहुत सुंदर बात बताई आपने। क्योंकि वो मिराज है सर, वहां पर वो इल्यूजन है। वहां पर अगर आप पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो पाया है या जिस जगह पर आने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अगर आपने गलत तरीके से आए तो आपने कितने लोगों को अपने जीवन बर्बाद कर दिया, या फिर कितने लोगों को आपने मायूस कर दिया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि उस जर्नी तक वहां तक पहुंचने के लिए आपको खुशी होनी चाहिए और लोगों को साथ लेके चले। दूसरी चीज क्या है, आज का जो माहौल है उसमें मैं तुरंत बोलूंगा, सेल्फ रिलायंट। जितने गुण आप अपने अंदर डालेंगे, जितनी क्वालिटीज आप अपने अंदर डालेंगे, उतने आसानी से आप सरवाइव कर पाएंगे। आज के जो 4 महीने में ये क्या है कि जो आज के जो एनालिसिस जो कह रही है, जो रिसर्च वर्क कह रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस कह रहे हैं, कि पिछले 100 सालों में ये पहली घटना है। 100 साल पहले आई थिंक 1925 के पास स्पेनिश फ्लू की वजह से ये चीज हुआ था, जहां पर पूरी ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्शन के दौर पे आ गई थी। तो आज का जो दौर है उसमें भी आपने देखा होगा कि पिछले 4 महीने में ज्यादा से ज्यादा काम हम खुद कर रहे हैं।
हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो क्यों हम ये सोचकर अपना करियर बनाने निकलते हैं कि कोई आएगा और हमारी मदद करेगा। इस चीज को तो पहले निकाल देनी चाहिए कि कोई आएगा और मदद करेगा, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि मेरे पास ये क्वालिटी है और मेरी क्वालिटी को कोई देखकर मुझे लेगा, नहीं लेगा तो मैं खुद बना लूंगा। ये दौर होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूं कि अभी मैं इन्हीं सारी चीजों के ऊपर स्क्रिप्ट लिख रहा हूं। जी जी। तो क्या है कि जिस दौर से गुजरा हूं उसी के ऊपर मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, तो काफी अच्छा लग रहा है इसको लिखते हुए भी। और ये ऐसी चीज है जो काफी रिलेवेंट है, हर दौर में रहेगी और लोगों को अपने लिए इस तरह की चीजों को करना ही चाहिए। आप जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा इस वक्त, जनरली मैं नाम नहीं लेता हूँ पॉलिटिकल वगैरह चीजों में, लेकिन आज के दौर पे मैं आपको कहूँ कि आज हम उस दौर में है जब हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो बोल रहा है कि वोकल फॉर लोकल। What is this vocal for local? This is not for एक प्रोडक्ट तैयार करने के लिए नहीं है। अगर हम इस फील्ड से हैं, आर्ट एंड कल्चर से हैं, तो हमें वोकल फॉर लोकल मतलब हमें लोकल आर्टिस्ट के लिए भी वोकल होना पड़ेगा। हमें सिर्फ उन आर्टिस्ट के पीछे नहीं भागना है जो सिर्फ स्क्रीन पे दिखते हैं और जो चमकीले दिखते हैं। हमें उन आर्टिस्ट की तरफ भी जाना पड़ेगा जिनके ऊपर क्वालिटी है। इनफैक्ट इन आर्टिस्ट को भी ये सोचना पड़ेगा कि उन अंदर ये चीज है और उनको मुंबई ही भाग के आने की जरूरत है। मुंबई भाग कर आएंगे सर, मुंबई के कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, तो उसको पहले सोचना पड़ेगा। क्योंकि सर्वाइवल पहले तो सर्वाइवल है ना सर। आज की स्थिति हम सभी जान रहे हैं, पहले सर्वाइवल है, उसके बाद बाकी के काम है। आज ये भी सोचना है कि सर्वाइवल इटसेल्फ है ड्रीम। आज लोग बोल रहे हैं कि अगर 2020 को हमने पास कर लिया तो समझ लो आपने एक बहुत बड़ा ड्रीम अचीव कर लिया। इस कोरोना काल में अगर हमने 2020 पार कर लिया, हमारे परिवार में किसी को कुछ नहीं हुआ, हमारे सोसाइटी में किसी को कुछ नहीं हुआ, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो क्यों ना हम समझे कि हमारा जो ड्रीम है उसको हम सर्वाइवल बनाएं और उसी तरीके से मेहनत करें जिस तरीके से आज मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए आपने तो मुझे लगता है कि हाँ जी, बहुत आपने महत्वपूर्ण बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई कि जो आपका डेस्टिनेशन है और उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जो जर्नी है, वो जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गलत तरीकों का इस्तेमाल करके ना पहुंचे वहां तक, निराशा के क्षणों में घिर के ना पहुंचे, उस जर्नी को एंजॉय करें, क्योंकि वो जर्नी ही जीवन की असली खुशी देती है आपको। और ये भी आपने बताया कि बाकी जब चीज़ें मिल जाती तो निराश सी लगती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई, ये समझने वाली, जो मेरे ख्याल से नए स्टूडेंट्स को समझनी चाहिए और आपकी लाइफ से रिलेट करेंगे काफ़ी स्टूडेंट्स। तो जाहिर सी बात है, जब आप यहाँ पहुँच सकते हैं तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़रूर अपना अपना मुकाम हासिल कर सकते, बना सकते हैं। तो मैं छोटा सा एक मैसेज आपसे चाहूँगा और इस प्रोग्राम को खत्म करना चाहूँगा। जी जी देखिए क्या है, हाँ, मैं उनको यही कहता हूँ कि अगर मेरी लाइफ से अगर इतना सुनने के बाद, मैं ही नहीं कई लोगों के आप देखिए, क्योंकि मैं भी बड़े बड़े अचीवर्स हैं जिससे मैं सीख रहा हूँ, उसमें सिर्फ यही कहूंगा कि 25-30 साल पहले मैंने ये ड्रीम देखा, आज मैं यहाँ पहुंच गया। आप भी पहुंच सकते हैं। आप ड्रीम देखिए, उसके लिए मेहनत कीजिए, आप पहुंचेंगे। आपको हो सकता है 5 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, आप पहुंचेंगे जरूर। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस ड्रीम के लिए मेहनत करते हैं तो आप वहां पर जरूर पहुंचेंगे। दुनिया की कोई शक्ति आपको मतलब पराजित नहीं कर सकती है। आपको डिले करा सकती है, पराजित नहीं करा सकती। दूसरी चीज, अपने सामने वाले को तरक्की करते हुए देखकर उससे प्रभावित बहुत ज्यादा ना हो। आपको आपकी जर्नी जीनी है, आपको अपनी जिंदगी जीनी है, दूसरों की जिंदगी नहीं जीनी है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने बताई दिलीप जी। और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई कि अब समय बदल रहा है, बदलाव आ चुका है, टेक्नोलॉजी में भी आया है। तो जो नए OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उन्होंने काफ़ी कुछ बदल भी दिया, कंटेंट कहने का तरीका काफ़ी कुछ बदल भी दिया है। तो अब अच्छे कंटेंट की पूछ हो रही है और कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ा पर्दा ही एक, जिसको हम कहते हैं 70 mm का पर्दा ही आपके प्रेजेंटेशन का जरिया नहीं रह गया। OTT प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो एक बदलाव का दौर है, नए दौर में जरूर नई चीज़ें मिलेंगी और नए आर्टिस्ट और नए जो प्रतिभावान लोग हैं वो भी जरूर सामने आएंगे, ये उम्मीद हम कर रहे हैं। और आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। जिन्होंने भी जो ये प्रोग्राम को देखा समझा होगा, जरूर उनको प्रेरणा मिली होगी और वो अपने गोल के लिए, अपने सपनों के लिए और ज़्यादा मजबूती से इसके बाद आगे खड़े रह पाएंगे। ये दिलीप जी, आप आज आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ भी मुझे शेयर करके काफी खुशी हुई। और साथ ही क्या होता है, जब इस तरह की चर्चा करते हैं तो वापस से विजिट करना पड़ता है अपनी हिस्ट्री में, जी और बिल्कुल। वापस से उस जर्नी में जाते हैं तो पूरी ऊर्जा आती है। मुझे लगता है कि आज मैं जरूर और ज्यादा बिल्कुल। ऊर्जावान हो गया हूँ मैं आपसे बातचीत करके, आप सारे लोगों से। और मैं चलिए और देखना आपका। चाहूँ कि आज के बाद आपके यहाँ से लोग ऐसे निकले जिनकी कहानी सुनकर और जिनके बारे में जी जान बिल्कुल, के जी बिल्कुल मैं मैं आप। मैं वापस से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऊर्जावान वापस होता रहूं उनसे, जी मैं उन उम्मीद करता युवाओं हूँ से प्रेरित रहूं मैं। जी मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये नए स्टूडेंट्स आप तक पहुँचेंगे और आपसे मदद मतलब चाहेंगे तो आपकी तरफ से मदद जरूर मिलेगी उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहां तक हो सकेगा मैं करूंगा हाँ जी जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो दिलीप जी थैंक यू आपका वेरी मच। आपका हृदय से आभार, बिल्कुल दिल से जो आभार है। और आप आए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू अमित जी, थैंक यू वेरी जी। मच।